कि 2 कार्ड सिलेक्ट हुए हैं। अगर 2 कार्ड सिलेक्ट हुए हैं तो तरीका बताया है कि विद रिप्लेसमेंट हुए हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट हुए हैं। ठीक है जी। टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड, नहीं बताया कि कैसे सिलेक्ट हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट याद रखना कि विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हुई है, विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हुई है। ठीक है, ये पहली बात तो हमें समझ आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज क्वीन। ये जो पहली प्रोबेबिलिटी यहां पे मांग रहा है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में मांग रहा है कि सेकंड किंग है गिवन दैट फर्स्ट वाज क्वीन, ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ठीक हो गया जी। तो सेकंड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज क्वीन। अब इसमें प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। आप इसमें सिंपल कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस यूज करनी है आपने। इसमें आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करनी है आपने। सोचे जब पहला कार्ड क्वीन का निकल गया तो पीछे कितने कार्ड रह गए? जरा बताएं, शाबाश। कॉमन सेंस चाहिए यहां पे। जब पहला कार्ड किंग निकल गया, क्वीन निकल गया, तो पीछे रह गए 51 कार्ड। अब पहला कार्ड निकला था क्वीन, तो जब वो निकल गया तो किंग में तो कोई कमी नहीं ना आई, किंग में तो कोई कमी नहीं ना आई। तो सेकंड कार्ड किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/51। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, ये बात याद रखना कि अब सिंपल पॉइंट ये, मेरी बात सुने। अगर हमने कल कल वाला, अगर आपको सवाल याद हो, कल हमने पहला सवाल किया था, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लीकेशन लाकर सवाल निकाल लेते हैं जी। ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। ये बात याद होगा। ठीक है जी। इसमें फर्स्ट कार्ड इज किंग गिवन सेकंड इज क्वीन। फिर दूसरा सवाल था जी, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन गिवन दैट सेकंड इज किंग। ये सेकंड रिक्वायरमेंट तो आपको याद है ना सबको, विदाउट रिप्लेसमेंट में सेकंड रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। 4/52 मल्टीपल बाय 4/51। इसको जरा गौर से देखें। कल वाला सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, सेकंड रिक्वायरमेंट, फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज किंग। पहला कार्ड क्वीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52। दूसरा कार्ड किंग होगा, गिवन डैट फर्स्ट वाज क्वीन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/51। ये बात सबको समझ आती है? तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने 16/2 652। ठीक हो गया जी। अब आज का सवाल में उसने एंड नहीं मांगा हमसे, उसने सिर्फ ये बात मांगी है, सेकंड कार्ड इज किंग गिवन डैट फर्स्ट वाज क्वीन। हमारा आंसर सिर्फ ये ही है, हमारा आंसर यहां पे खत्म हो गया। हमें इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई थी? 4/51 हमारा आंसर है बस। अब जरा तसल्ली से सोच लें, ये बात समझ आ गई? अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड कार्ड
is king given that first was also king. Probability of second is king given that first was also king. इसकी probability क्या आएगी जी? 3/51. ये बात समझ आती है? हाँ जी, किसको समझ नहीं आई शाबाश बता दें। देखें, एक मिनट मल्टीप्लिकेशन ला का सवाल निकालें। मल्टीप्लिकेशन ला में आपने सवाल किया था, अगर आपको याद होगा, चौथी रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको याद हो, चौथी रिक्वायरमेंट बोथ आर किंग। याद आ रहा है कुछ कुछ? चौथी रिक्वायरमेंट थी बोथ आर किंग। हाँ जी, वो मैंने म्यूट किया हुआ था, परेशान ना हो गया, अल्लाह के बंदो परेशान ना हुआ करो। अच्छा जी, probability of first was king, first is king and second is also king, या both are king। both are king में पहले king की probability थी 4/52, दूसरे king की probability क्या थी? ये बात याद आ रही है थी? दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/51। अब ये जो दूसरा किंग हमने लिखा है, ये जरा तर्जमा करें उर्दू में, इसका क्या मतलब है? और ये विद रिप्लेसमेंट नहीं था अल्लाह के बंदे, ये विद रिप्लेसमेंट था। फर्स्ट किंग सेकंड भी किंग, ये था विद रिप्लेसमेंट। ये देखो जरा ऊपर लिखा हो विद रिप्लेसमेंट। ये बात हो रही विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि सवाल में कुछ नहीं पता। सवाल था कि बोथ आर किंग, बोथ आर किंग, तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी है 4/52, दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/51। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको जरा उर्दू में तर्जमा करें। इसका मतलब ये था सेकंड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज आल्सो किंग। सोचो जरा, इसका ये मतलब नहीं है ये जो लिखा हुआ है। तो यही 3/51 हमारा आंसर है। हमने और कुछ नहीं करना, सिंपल 3/51 हमारा आंसर है बस। ये लिखा हुआ है सेकंड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज आल्सो किंग, सेकंड इज किंग गिवन दैट फर्स्ट वाज आल्सो किंग, 3/51, बस सवाल खत्म। अब सोचे थर्ड रिक्वायरमेंट, सेकंड इज क्वीन इफ, इफ का वर्ड आ गया। इफ मैंने बताया था कल आपको कि अगर इफ भी आ जाएगा तो इसका मतलब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है।
इफ द फर्स्ट वाज जैक, याद है कि नहीं याद? अगर आ जाए सेकंड इज क्वीन इफ द फर्स्ट वाज जैक, सेकंड कार्ड इज क्वीन इफ द फर्स्ट कार्ड वाज जैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 4/51। हाँ जी, ये सबको समझ आ गई है ना? और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पल्ले पड़ गई कुछ? अच्छा जी, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं जी। The probability that it will rain on first day, it will rain on the first day of July is 0.50. आगे, and the probability that it will rain on both first and second day of July is 0.40. अब सवाल यह है कि गिवन दैट July 1 is rainy day, given that July 1 is rainy day, what is the probability that probability of rain on next day? हाँ जी, ये सवाल करें जरा, शाबाश। क्या मुझे बताएं सवाल पहले कि ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या नहीं, ये बता दें। ठीक है जी, गिवन डेट आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब सोच समझ के जवाब दें। ये सवाल थोड़ा सा ट्राई करें, मैं आपको मौका दे रहा हूं। पहले सोचें कि गिवन डेट के बाद क्या लिखा हुआ है और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। सोच समझ के जवाब दें कि ये लाइन के नीचे क्या लिखना है, लाइन के ऊपर क्या लिखना है, फार्मूला क्या लगेगा, जरा सोचें। ये जरा आप सोचें, शाबाश। हाँ जी, गिवन डेट के बाद जो कुछ आ रहा है ना, वो आएगा नीचे। गिवन डेट के बाद आ रहा है कि रेन ऑन फर्स्ट डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेन ऑन नेक्स्ट डे, R2 ऊपर आएगा। R2 गिवन R1,
अब कॉमन जो आता होता है वो ऊपर आएगा और नीचे इन दोनों में से जो नीचे आ रहा है वो नीचे आएगा। ये फार्मूला समझ आ गया जी आपको? तो कॉमन बोथ इट विल रेन ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डे इज 0.40, फर्स्ट एंड सेकंड डे, तो 0.40 ऊपर, एंड इट विल रेन ऑन अ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे की रेन होने की प्रोबेबिलिटी ये नीचे आएगी जी। तो सिंपल आंसर आएगा 4/5, 80%। ये बात समझ आ गई जी? सोचते सोचते शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए जी, फार्मूला रिकॉल करें जो आपको याद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला याद है कि नहीं? ये फार्मूला बताएं। अच्छा, इसमें ए की जगह रखने R2 और बी की जगह रख रहे R1, तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है R1, R1 की जगह क्या रखना है? बी। ये इसी फार्मूले में ए और बी को रिप्लेस कर दें। ए की जगह R2, R1 की जगह बी। तो जरा देखो, R1 इंटरसेक्शन R2, ए इंटरसेक्शन बी, R1 की जगह बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है जी? तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी देखो, उसने बताया होगा ना, इट विल रेन ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डे। फर्स्ट एंड को शो करते हैं इंटरसेक्शन से, फर्स्ट एंड सेकंड डे इंटरसेक्शन से, तो 0.4 ऊपर आएगा। ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी क्या? इट विल रेन ऑन द फर्स्ट डे। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, पहले दिन की रेनिंग की प्रोबेबिलिटी बता रहा 0.5, वो नीचे आएगा। अब बात समझ आ गई थी? ओके जी, एक और सवाल कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, फिर आगे चलते हैं जी। 3 cards are selected from 52 cards. Find the probability that third is king, given that first two were queens। ये बताएं जी कैसे करेंगे?
सबसे पहले बताओ, 3 कार्ड सेलेक्ट हुए हैं, क्या बताया है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? नहीं बताया तो विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो तीसरा कार्ड जब आप सिलेक्ट करने जा रहे होंगे उस वक्त आपकी सैंपल स्पेस क्या होगी? 50। लेकिन क्या किंग में कोई कमी आई अभी तक? किंग में तो कोई कमी नहीं आई, तो 4/50 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको? हाँ जी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ कुछ पल्ले पड़ गई है। ठीक है जी, अब हमारा अगला टॉपिक है जी कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है जी, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं ऑपोजिट इवेंट्स को। ऐसे इवेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस वक्त दिन है तो डे का ऑपोजिट क्या होगा? डे का ऑपोजिट होगा नाइट। अगर कॉइन टॉस किया उस पे हेड आ गया तो हेड का ऑपोजिट क्या होगा? टेल। अगर डाइस रोल की तो उस पे इवन नंबर आ गया तो इवन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑड नंबर। ठीक हो गया। अगर एक बच्चा पेपर दिया, उसका पास हो गया, तो पास का ऑपोजिट क्या होगा? फेल। एक बंदे ने इंटरव्यू दिया, वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? रिजेक्ट। ठीक है जी। तो ये ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। अगर अगर किसी बंदे के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 70%, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30%। अगर किसी बंदे के किसी जॉब में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60%। वेरी गुड। याद रखें, किसी भी इवेंट को ऑपोजिट अगर फाइंड करना हो तो उसको बाहर से शो करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब कोई भी इवेंट आपको पता है दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ये बात समझ आती है आपको? अच्छा जी, तो आई कैप क्या करता है? आई कैप आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता देता है, दूसरे की वो आपको नहीं बताता। मसलन
वो पास होने की प्रोबेबिलिटी बता देगा, फेल होने की नहीं बताएगा। तो फेल होने की आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है जी। अगर वो बता दे कि एक बंदा है किसी जॉब में सिलेक्ट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, तो रिजेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आप खुद निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। वेरी गुड। अब सवाल सुने। अब आपने काम यही करना है कि आई कैप आपको आधी प्रोबेबिलिटी बताएगा, आधी नहीं बताएगा, वो आपने खुद निकालनी होगी। क्वेश्चन सुने जरा। द प्रोबेबिलिटी दैट भोला will pass ICAP exam is 30%, and the probability that Kashif Nibba will pass the exam is 40%। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 बोथ विल पास, दोनों पास कर जाए जी। हाँ जी, जरा ट्राई करें जी। ये मुझे बताएं, बोथ विल पास मल्टीप्लिकेशन लॉ है, एडिशन लॉ है, या कौन सा लॉ है?